मारिफत हक़्क़ुल यक़ीन का नाम है, जो यकीनन मक़सद इस्लाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इल्म व मारिफत के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तक़बाल है। इसमें हमेशा हम अलग अलग अहले इल्म से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज फिर हमारे साथ एक बड़ी मुवक्कर ज़े इल्म और मारूफ़ व मशहूर शख्सियत हमारे बीच है। इंशाअल्लाह इनसे हम तालीम और तरबियत के हवाले से और सहाफ़त के हवाले से, मीडिया के हवाले से बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले नाज़रीन से आपको रुशनास कराएं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अफजल मिसबाही, असिस्टेंट प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक जाना पहचाना नाम है। जामिया शफिया मुबारकपुर से निकलकर आपने मुल्क की बड़ी जामियात में आपने दाखिला लिया। वहाँ से आपने अपने आप को इल्म से, तरबियत से अपने आप को आरास्ता किया। मुख्तलिफ़ अखबारात और चैनल से वाबस्ता रहे और इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में आप तालीम व तरबियत से, तदरीस से जुड़े हुए हैं। आपसे हमारे कई रिश्ते हैं, जिनमें एक बड़ा रिश्ता ये भी है कि आप हमारे सीनियर मिसबाही बड़े भाई हैं। इस हैसियत से भी हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप सहरसा के रहने वाले हैं। वहाँ पे कुछ जौनपुरी शयूख हुआ करते हैं, इनका क्या किस्सा है? यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि ताकि आपकी सरज़मीन से बात हो, आपके मुआशरे से बात हो, ताकि चूँकि ज़ाहिर सी बात है वहीं से आपने परवान अपने आप को चढ़ाया है, तो उसी ज़मीन से बात करते हैं कि जौनपुरी शयूख जो आपके सहरसा में हैं, इनका क्या किस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ सहरसा ज़िला बिहार में वाक़ एक गांव हरेवा से है, जिसे क़रियतुल उलमा भी कहा जाता है। माशाअल्लाह। यानी उलमाए किराम का गांव। सिर्फ़ उलमा ही नहीं बल्कि अलग अलग फ़ील्ड के वहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अलग अलग शोबा है ज़िंदगी से जुड़े हुए तालीम याफ्ता लोग हैं और ज़माने से वहाँ पे तालीम का रिवाज रहा है। किसी ज़माने में हमारे आबा व अजदाद जौनपुर से माइग्रेट करके सहरसा और भागलपुर और खगड़िया के कुछ इलाक़े में जाकर के बसे थे और सबसे ज़्यादा सहरसा ज़िला में तकरीबन 15 से 20 ऐसे गांव हैं जहां हम जौनपुरी शयूख बसे हुए हैं। हमारा एक अपना कल्चर है, अपनी तहज़ीब है, रहन सहन है। उसके अलावा तालीम का जो हमारा वो है, वो ज़ाहिर है कि निस्बतन ज़्यादा बेहतर है माशाअल्लाह। और आला ओहदों पर वहाँ के हमारे यहाँ के जौनपुरी बिरादरान फ़ाइज़ हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक के वर्ल्ड लेवल पे भी कई एक स्कॉलर ऐसे हुए जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। अभी एक डॉक्टर सदरुल हुदा साहब हैं, जो हमारे यहाँ एक कुस्बी गांव है, वो बड़े साइंटिस्ट हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो यूएसए में कई यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ा चुके हैं। अच्छा। और बड़ा साइंस का प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला हुआ है और पूरी दुनिया वो जाते हैं उस पर, न्यूरो सर्जरी पे और न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पे उनके अंडर में बहुत साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग जौनपुर से आपने जो हिजरत की है, आप लोगों ने, कब का ये वाक़या रहा? ये मुझे सही तारीख़ नहीं मालूम है, लेकिन कई 100 साल पहले का ये वाक़या है और उसी मुनासबत से आज भी हम लोग जौनपुरी कहलाते हैं। अच्छा। ये यानी कहा जाता है कि ये जौनपुरियों का गांव है, ये जौनपुरी हैं। तो लफ्ज़ जौनपुरी हमारे यहाँ कह देने से ये बिल्कुल मुमताज़ हो जाते हैं कि भाई ये जौनपुरी हैं। माशाअल्लाह। हाँ, तो दूसरे लोग भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और शादी ब्याह में भी जाहिर है कि कोशिश लोग करते हैं कि अगर जौनपुरी बिरादरी के हैं तो जौनपुरी बिरादरी में ही शादी हो जाए और रिश्ता बाकी रहे। तो उससे क्या है कि वो चीज़ें जो आबा व अजदाद से हमारे दरमियान मुंतकिल होकर आती रही हैं, खाने पीने का जो वो है कल्चर है, या ये कि रहन सहन का जो साफ़ सफाई का, गुफ्तगू का जो
बिहार का टोन जो आमतौर पे आप जी। जानते हैं, जाहिर है कि वो खसूसियत है, जी। लेकिन जो जौनपुरी शयूख हैं जी। उनमें वो टोन आप नहीं पाएंगे। अच्छा, जैसे आप जी बोलने का भी अंदाज उनका बोलने कुछ का भी मुख्तलिफ बिल्कुल है। अंदाज बिल्कुल मेरी तरह है। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो आप बल्कि और भी नफीस उर्दू वो लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी नफीस उर्दू बोलते हैं। बहुत अच्छे। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ स्पेशली बताइए। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से है। मेरे वालिद साहब का नाम जनाब मोहम्मद शब्बीर अहमद है। मेरे दादा किफ़ायत हुसैन साहब किसान थे। मेरे वालिद साहब 2 भाई, एक भाई इलाके में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे वो वहाँ के रिटायर्ड टीचर हैं और ऑफिशियल ओहदे पर भी वो फायज़ रहे। मेरे वालिद साहब एक मुतवस्सित बिजनेसमैन, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ये कि बहुत ईमानदार, बहुत ही खुददार जी। और अपने तमाम बच्चों को उन्होंने अच्छी तालीम देने की कोशिश की। उनके जहन में शुरू से ये बात थी कि अपने जितने भी साहबजादे हैं उनमें से कुछ को दीन की तालीम भी दी जाए, कुछ को असरी जामियात में भी भेजा जाए। जी। तो हम 8 भाई हैं, एक अच्छा। बहन है, मेरा चौथा नंबर है। तो मेरे 3 भाई अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं और एक भाई अभी कतर में है जो वहाँ पे एक कंपनी में अच्छे ओहदे पर फायज़ हैं। जी। 2 भाई बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और हमारे जो छोटे एक भाई हैं हाफिज़ मोहम्मद हम्बल इमाम, वो आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। अच्छा। एक और छोटे भाई हैं असगर इमाम और फैसल इमाम। तो असगर इमाम ने पढ़ाई के बाद बिज़नेस की तरफ तवज्जो दी। एक और है मोहम्मद अजमल हुसैन जी। तो उन्होंने भी मदरसे की तालीम हासिल की, कुछ दिन स्कूल में भी पढ़े, फिर वो बिज़नेस की तरफ चले गए। और एक जो सबसे छोटे भाई हैं वो अभी भी अलग अलग सरकारी ओहदों की तैयारी कर रहे हैं, UPSC BPSC वगैरह। वालिद ने सबकी तालीम और तरबियत का आला बंदोबस्त किया। माशाअल्लाह और मैं उसकी एक ज़ाहिर है कि मिसाल हूँ। बेशक। मैंने पहले अल-जामिअतुल अशरफिया में तालीम हासिल की और वहाँ 8 साल तालीम हासिल करने के बाद फिर मैं दिल्ली गया। डॉक्टर साहब, अशरफिया से आपका नाम जुड़ा हुआ है और डॉक्टर अफजल मिसबाही, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सारी चीज़ों में जो शख्सियत आती है, इस शख्सियत में मिसबाही का क्या रोल है? देखिए, जब मैं अल-जामिअतुल अशरफिया दाखिले के लिए गया था तो वो एक मेरे लिए ख्वाब था जी। 12-13 साल की उम्र थी और शायद मैं अपने गांव से पहली मरतबा निकला, तो उससे पहले कहीं और गया नहीं था। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा यहाँ दाखिला हो जाए और इसके लिए मैं समझिए कि रो रो कर दुआएं भी करता था कि अच्छा, अल्लाह मेरा वहाँ दाखिला हो जाए जी। और हुस्ने इत्तेफाक के मेरा दाखिला वहाँ ऊला में हो गया। माशाअल्लाह। जाहिर है कि मैंने वहाँ 8 साल तालीम हासिल की, मौलवी आलिम फाजिल ऊला था सामना। माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ने कोशिश की कि तालीम हासिल करने का हक़ अदा किया जाए। हालांकि जाहिर है कि उसमें बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सी कोताहियां भी रह गई, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने वहाँ तालीम हासिल की उसकी बुनियाद पर एक ऐसी मज़बूत पोजीशन बन गई कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गए वहाँ से निकल कर के दिल्ली गए तो मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई जी। इसका वहाँ से इल्म हासिल करने का एक तरह से मुझे तरीक़ा मिल गया, सलीक़ा मिल गया और ज़िंदगी में हम किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने वो सारी चीज़ें, जाहिर है कि दरस निज़ामिया का जो कोर्स होता है तो उन तमाम कोर्स को मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे एक बड़ा स्कोप होता है जी। और अल-जामिअतुल अशरफिया में आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं, तलबा कोशिश करते हैं कि हम टॉप कर जाएं जी। तो 1997 में मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया था और मेरी 1 नंबर पे दस्तारबंदी हुई। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो मेरे पास बहुत सारे इदारों के ज़िम्मेदारान नाज़िम हज़रात आए कि आप हमारे यहाँ शेखुल हदीस हो जाइए, हमारे यहाँ हमारे इदारे से जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा मेरे पास जो भी आते थे तो मैं उनको मना कर देता था कि मुझे अभी यूनिवर्सिटी में जाकर के और भी पढ़ना है। तो फिर वो लोग मेरे वालिद साहब के पास जाकर के कि आपका लड़का इतना कामयाब और मेरे यहाँ शेखुल हदीस बन जाए। जाहिर है कि मेरे वालिद साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो वो चाहते थे कि वो मेरा बेटा अभी से कमाना शुरू कर दे। मैं ये चाह रहा था कि जैसे जो आपकी शख्सियत है, अगर हम उसको एक खाके पे 100 के खाके में उसको हम डिवाइड करें तो उसमें अशरफिया की तालीम और तरबियत का रोल कितने % आपको लगता है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि 60 से 70% मैं अलजामतुल अशरफिया को देना चाहूँगा। माशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि वहाँ अगर हम तालीम हासिल नहीं करते जी, तो शायद हम यूनिवर्सिटीज़ के मैदान में या प्रोफेशनल लाइफ में उतने कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब नहीं होते। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ का रहा, जी या ये कि मैं जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जाकर के अगर मैंने टॉप पोजीशन हासिल की, जी, तो उसकी बुनियाद अलजामतुल अशरफिया ही में पड़ी थी। और वहाँ का किरदार भी गोया कि उसकी बुनियाद अशरफिया में है। अशरफिया में है। और आज तक मैं महसूस करता हूँ जी, कि मैंने जो वहाँ तालीम हासिल की है, जी, तो जो तालीम, तरबियत, मुताला, स्टडी का जो वहाँ पे हमने तरीक़ा सीखा, ज़ाहिर है कि पूरी ज़िंदगी उसका रोल रहेगा और है। अशरफिया में 8 साल आप रहे, एक तवील मुद्दत होती है, लंबा अरसा होता है, बहुत सी यादें आपकी होंगी। कोई ऐसी याद या कुछ ऐसी यादें जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, या वो याद जो आपको हमेशा अंदर से खुश्क रखती है या आपको हमेशा सताती है, कुछ ऐसी खूबसूरत याद जो अशरफिया से वाबस्ता हो आपकी? यूँ तो जाहिर है कि 8 साल का ज़माना काफ़ी तवील होता है जी। मैं अपने आप को खुशनसीब पाता हूँ कि 8 साल के अरसे में ऊला जमात के जो मेरे साथी थे, सामना तक आते आते चंद अफराद ही रह गए। अच्छा। कुछ लोग छोड़ करके चले गए, कुछ लोगों का खारजा हो गया, कुछ लोगों को निकाल दिया गया, तो कुछ लोग फेल होकर के नीचे हो गए। मैं तहदीस नेमत के तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि विदाउट एनी डिसकंटिन्यू मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता गया और सामना तक पहुँचा और वहाँ दस्तारबंदी। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी यादगार है कि मैं खुशनसीब हूँ, उन चंद लोगों में शामिल हूँ कि जिन्होंने 8 साल की तालीम वहाँ मुकम्मल की। और 8 साल मुकम्मल करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बनवास कहते हैं ना, बनवास। तो 12 साल का बनवास होता है, वो 8 साल का बनवास समझिए कि वो मुकम्मल करने 4 साल तो आपने बाद में मुकम्मल कर ही लिया। हाँ, मुकम्मल। तो इस तरह से आप एक, उसके अलावा वहाँ पे जो एकेडमिक माहौल होता है, तो जैसे बज़्म का माहौल, हम पहली मर्तबा जब हम खड़े हुए बोलने के लिए, तो जाहिर है कि हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके बच्चों के दरमियान, लेकिन कोशिश हमेशा जारी रही और मैंने महसूस किया कि हम अगर कोशिश करते हैं तो कामयाब होते हैं। कुछ ही दिनों में हमने बोलना शुरू कर दिया और तकरीर की जो बज़्म होती थी उसमें खूब हिस्सा लेने लगे और तकरीरें खिताबत। तो उसके बाद फिर वहाँ से जब हम अपने गांव गए तो जाकर के एक ज़ोरदार तकरीर की। तो वहाँ हुआ ये कि मैंने नमाज के उन्वान पे तकरीर की। उस ज़माने में इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब नमाज के पाबंद नहीं थे। मैं तकरीर करके घर में जैसे आया तो मैंने कहा कि भाई, नमाज पे तकरीर तो मैंने की है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि वालिद साहब तो इनके नमाज पढ़ते नहीं है, चले हैं दुनिया को तबलीग करने के लिए। वो दिन और आज का दिन है, मैं समझता हूँ कि 1991 की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब नमाज के इस कदर पाबंद हुए कि आज तक उनकी नमाज नहीं अब कज़ा होती है, और उन्होंने कोशिश करके जो उनकी नमाज़ें छूट गई थी उनको भी उन्होंने अदा करने की कोशिश की। तो एक जाहिर है कि जब आप ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, समाज में जाकर के उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसका असर होता है। डॉक्टर साहब, अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर मुल्क में अहले सुन्नत के जो इदारे हैं उनमें सफ़े अव्वल का इदारा है। अहले सुन्नत की इल्मी और फ़िक्री तामीर और तश्कील में इसका क्या रोल आप समझते हैं? सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की तख़सीस आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि एज़ अ होल तालीम के मैदान में अलजामियतुल अशरफिया का बड़ा किरदार है। ज़ाहिर है कि वहाँ जो उलमा वहाँ से फ़ारिग होकर के निकलते हैं, उन्हें अंग्रेज़ी की तालीम भी दी जाती है, एदादिया में मैथ्स वगैरह की भी, रियाजी की भी तालीम दी जाती है। उसके अलावा जो वहाँ पे तरबियत होती है, तो वो तो ओवरऑल आप समझिए कि अलजामियतुल अशरफिया अफराद साजी में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है, और इससे देश को भी फ़ायदा हो रहा है, कौम को भी फ़ायदा हो रहा है, समाज को भी फ़ायदा हो रहा है, और मुसलमानों की तालीमी तरक्की में अलजामियतुल अशरफिया का बड़ा किरदार है। जहाँ तक सवाल है अहले सुन्नत व जमात का, तो
ज़ाहिर है कि ये एक अहले सुन्नत व जमात का नुमाया इदारा है और तालीम के एतबार से, निज़ाम के एतबार से, तरबियत के एतबार से, निसाब के एतबार से, और जो वहाँ पे असातिज़े किराम है जिस तरह से मेहनत करते हैं या तलबा जा कर के जिस तरह से मेहनत करते हैं, उस तरह का अभी तक कोई ऐसा इदारा अहले सुन्नत व जमात में नज़र नहीं आता है जो इस बड़े पैमाने पर काम कर सके। सही। और अफसोस की बात तो यह है कि कोशिश भी लोग नहीं कर रहे हैं जी। ये ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अगर बड़े पैमाने पर ना सही, लेकिन अगर छोटे पैमाने पर ही अगर आप इदारा कायम करते हैं जी, और आप निसाब इस तरह का तैयार करते हैं कि जिससे आपके बच्चे कौमी सतह पर भी काम कर सकें जी, समाज में भी उनका एक मकाम हो जी, और मुसलमानों के साथ साथ पूरे समाज की तरक्की में उनका एक अहम रोल हो, तो छोटे लेवल पे भी अगर काम करते हैं तो उसका असर होता है। बड़ी चीज़ है वो। और कोशिश हर एक को करनी चाहिए कि जो जहाँ पे तालीमी इदारा चला रहे हैं उन्हें मुहासबा करना चाहिए कि वो किस तरह के अफराद तैयार कर रहे हैं। सही है, सही है। और क्या वो समाज में जाकर के एक बाइज्जत शहरी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते हैं। सही। ये हमारे अहले सुन्नत व जमात के ही इदारे नहीं बल्कि जो भी इदारे हैं, जी हाँ, खा वो असली इदारे हैं यानी कि स्कूल कॉलेजेस वाले हो, यूनिवर्सिटीज़, इवन यूनिवर्सिटीज़ वाले हो, या फिर अहले सुन्नत व जमात के जो मदारिस के अरबाब हल्लो अक़द, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जिस तरह का निसाब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो तालीम आप देते हैं, तो आप देखें कि उसका आउटपुट क्या है। अगर उसका नतीजा बहुत शानदार है समाजी सतह पर और मुल्की सतह पर और ख़ुद उनके घर वालों के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, इस पे कोई शक नहीं कि आपने अशफिया की खिदमत और उसके मकाम व मर्तबे के बारे में जो बातें की सब बिल्कुल हरफ सदाकत हैं, सब सच है, बल्कि इससे बढ़ कर के है। लेकिन आप जानते हैं कि बेहतरी की और हुस्न की कोई इंतहा और हद नहीं होती है। हम आज मानते हैं कि डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उठा करके अशरफिया में लाया गया और आपको प्रिंसिपल बनाया गया। अगर आपको प्रिंसिपल बनाया जाता है और हम बात ये आती है कि अशरफिया को और इम्प्रूव करना है, तो किन शोबों पे या किन पहलुओं पे आपकी तवज्जो होगी? देखिए, जाहिर है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल-जामिअतुल अशरफिया या इस तरह के जो भी इदारे हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ में हर 1-2 साल के बाद वहाँ पे बोर्ड स्टडीज़ करके निसाब में ज़माने की ज़रूरत के एतबार से तब्दीली की जाती है। यानी कि तब्दीली का मतलब ये नहीं कि आप जो है पूरे तौर पर उसको बदलते हैं, बल्कि ज़माने के तकाज़े के मुताबिक इस्लाह की जाती है। और हमेशा यानी कि जो भी किताबें आती हैं उन किताबों में हर बार कुछ न कुछ चेंज करके और सिलेबस अलग अलग करके बोर्ड स्टडीज़ वाले जो है वो तैयार करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। वही जब वो निसाब तैयार हो जाता है, सिलेबस तैयार हो जाता है यूजी के लिए, पीजी के लिए, यूजी में अलग अलग सेमेस्टर के लिए, पीजी में अलग अलग सेमेस्टर के लिए, या ये के इसके पीएचडी के कोर्स वर्क के लिए, तो फिर वही चीज़ जो है कॉलेजेस वगैरह में वो निसाब ये किया जाता है। जाहिर है कि अगर अल-जामिअतुल अशरफिया में अगर इस तरह की, जैसा कि आपने सवाल किया, तो वहाँ पे सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जो तालीम दे रहे हैं शुरू से, जाहिर है कि वो बहुत मजबूत तालीम है और दर्स निज़ामिया की तालीम है, और वक्त के साथ साथ वहाँ तब्दीली भी हो रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामी इक़्तिसादियात। जी हाँ। अगर उस इस्लामिक इक़्तिसादियात या इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक कॉमर्स, जी हाँ, हिदाया वगैरह में पढ़ा करके अगर उस तरह का कोई ऐसा डिपार्टमेंट कायम हो कि डायरेक्ट उसे जो है कॉमर्स या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से जोड़ करके उनके माहिरीन को ला करके और फिर इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक इक़्तिसादियात और इस्लाम में जो तिजारत का जो सिस्टम दिया है, जी हाँ, उनके साथ मिल करके कि जो आज जिस तरह का बिजनेस हो रहा है उनके माहिरीन को ला करके कोई ऐसा डिपार्टमेंट कायम किया जाए, तो हमारे जो अफराद तैयार होंगे वो डायरेक्टली बैंक में मुलाजिम की हैसियत में हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी में जा सकते हैं, और वो बिल्कुल
बेआईन ही वो उसी तरह से समझिए कि दीन और समाज की खिदमत होगी जिस तरह से वो किसी मस्जिद और मदरसे और किसी दीनी इदारे में रह करके खिदमत कर सकते हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरे ये कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस खानका में ये शानदार स्टूडियो है। मैं अगर मुझे ज़िम्मेदारी मिली तो मैं तो एक बड़ा डिपार्टमेंट वहाँ पे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बनाऊँ और बड़ा सा समझिए स्टूडियो बनाऊँ और वहाँ पे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माहिरीन को ला करके उन ऐसे अफराद हम तैयार कर सकें जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डायरेक्टली उनका जो है कैंपस सिलेक्शन हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है। हम काउंसलिंग के सिस्टम को भी डेवलप करने की काउंसलिंग क्या चीज़ है? काउंसलिंग बुनियादी चीज़ काउंसलिंग ये है कि हम असातिज़ा और तलबा को बता सकें कि समाज में कैसे अफराद की ज़रूरत है और समाज में किस तरह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आगे चल कर के आप क्या करना चाहते हैं। सही है। तो शुरू में ही अगर काउंसलिंग करके हम मुंतखब कर लें कि हमारे पास 50 ऐसे अफराद हैं, 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, तो हम उनकी तरबियत उसी एतबार से करें। 50 ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, 50 ऐसे बच्चे हैं जो बिजनेस के मैदान में जाना चाहते हैं। तो आज देखें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट सेल होता है। अब मदारिस में प्लेसमेंट सेल का कोई सिस्टम ही नहीं। कहीं से कोई फ़ोन आ गया, अरे भाई एक इमाम की ज़रूरत है, अच्छा कोई इमाम साहब हैं, ज़रा सा देखते हैं। अब इमाम साहब आप देखते हैं तो क्या आपने अपने मदरसे में ऐसे इमाम को तैयार किया है जो डायरेक्टली समाज में भेज दें आप उसको और वो जब समाज में जाकर कामयाब हो जाए? बहुत सही सवाल। मैं 2009 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की दावत पे इंग्लैंड गया था तो वहाँ पे एक कोर्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम है चैपलेंस का। चैपलेंस बोलते हैं ये ख़ास तौर पे जो ईसाई जो वो होते हैं, पादरी होते हैं, उनके लिए कोर्स होता है। लेकिन अब वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने मुस्लिम चैपलेंस के नाम से भी कोर्स डेवलप किया। बाज़ाब्ता वो कोर्स हम लोगों को उस गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कराया। उसमें ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी, लेस्टरशायर यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्कॉलर आते थे और हम लोगों को पढ़ाते थे। उसका मकसद क्या था कि वहाँ जो चैपलेंस होते हैं वो चाहे क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, तो वो जेलों में जा कर के कैदियों की काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। इसी तरह से अस्पतालों में जा कर के मरीजों की काउंसलिंग करते हैं। गुड। और बाज़ाब्ता उनको खतीर रकम तनख्वाह के तौर पे दी जाती है। आप ये बताएं कि हम क्या ऐसे अफराद तैयार करने में कामयाब हैं कि हम उन्हें मुस्लिम चैपलेंस या इमाम का नाम देते हैं और हमने उसको जो है उनको इस तरह से ट्रेंड किया है कि वो काउंसलिंग कर सकें जो बीमार हैं, जो जराइम पेशा हैं, जो समाज के बहुत ही ख़तरनाक किस्म के लोग हैं, जो अलग अलग जगहों पे जाकर के जराइम करते हैं। क्या हम उनकी काउंसलिंग करके उनको अच्छा बनाने के लिए क्या हमने ऐसी कोई तरबियत की है, या ये कि हमने इमाम को उस तरह से तरबियत याफ्ता बनाया है जो हमारे समाज को ज़रूरत है? जी, अगर हम इस तरह का कोई डिपार्टमेंट हम बनाते हैं कि जिससे समाज को जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह के अफराद हम तैयार करें, तो कैंपस सिलेक्शन का कंसेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं। मदारिस में कैंपस सिलेक्शन का कंसेप्ट जब तक डेवलप नहीं होगा और काउंसलिंग का सिस्टम अगर डेवलप नहीं होगा तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। सही है। काउंसलिंग होगी तो बच्चों को मालूम हो सकेगा कि दुनिया में उनके लिए क्या क्या इम्कानात हैं। सही है। डॉक्टर साहब, जो बातें आप बता रहे हैं जी, जिस तरह के मदरसे का कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं या जिस तरह के फ़ारिगीन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक बहुत वसी, यानी मदरसे का बहुत ही ब्रॉड और वसी कॉन्सेप्ट है ये। और भी दूसरे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मदरसे से हम इस तरह की चीज़ें लाएं, मदरसे में इस तरह तजदीद करें, इस्लाह करें और मदरसे को ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा उसको जो है अच्छा बनाएं। लेकिन इसके काउंटर में जो एक बात कही जाती है बहुत सारे अरबाब मदारिस की तरफ से कि नहीं, ये तो हमारा मदरसे का मकसद ही नहीं है, मदरसे का मकसद तो दीन है, बस हम उस पर लगे हुए हैं। तो इन बातों का एक काउंटर तो इससे करते हैं। इस काउंटर के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि जो लोग ये काउंटर करते हैं कि मदारिस का मकसद दीन का फ़रोग़ है और दीन की खिदमत है, बस हम यही जानते हैं, क्या इसी
मकसद में मौजूदा मदारिस पूरे तौर पे कामयाब हैं? इन दोनों पहलुओं पे आप कुछ रोशनी डालें। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जिस मकसद के तहत मदारिस कायम किए गए हैं, कायम किए जाते हैं, उन मकासद पे बेशतर मदारिस काम नहीं करते, बेशतर मदारिस काम नहीं करते। मैं डीपली और बहुत ही वाज़े अंदाज में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इशारा ही काफ़ी है, सही है, कि जो अरबाब मदारिस के अरबाब हल्लुअक़्द जो कहते हैं कि इससे दीन का फ़रोग़ इसका मकसद है। दीन क्या है जी? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दीन क्या है और इस्लाम क्या है, और मुसलमानों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और मुसलमानों के साथ साथ देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। जी हाँ। देश दीन से अलग नहीं है। बेशक सही है। अगर आपने देश को, मुल्क को दीन से अलग करने की कोशिश की तो आप खुद अलग हो जाएंगे, खुद अलग हो जाएंगे। और अगर देश तरक्की नहीं करेगा तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। कैसे तरक्की कर सकते हैं बगैर पेट पूजा के? तो आप ये बताएं कि देश की तरक्की में आप क्या रोल अदा कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। और मदारिस से मदारिस में जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ से निकल करके क्या दीन समझने में कामयाब हैं? क्या ये आप चैलेंज कर सकते हैं? मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 8 साल तक मदरसे में एक तालिब इल्म रेगुलर 8 साल 10 साल तालीम हासिल करने के बाद भी बेशतर किताबें अरबी ज़बान में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो अरबी ज़बान नहीं बोल सकते। जी। अगर मदारिस के जिम्मेदारान सिर्फ इतना तय कर लें कि वो जो पढ़ाते हैं उसके साथ साथ वो अरबी ज़बान तलबा की इतनी शानदार कर देंगे, हाँ, कि वो उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करें, अरबी ज़बान बहुत अच्छी बोलें, तो वो एक प्रोफेशनल तौर पर जो है अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में अरबी जानने वालों की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम 8-10 साल तक बच्चों को पढ़ाते हैं और अरबी बोलने की सलाहियत हम नहीं पैदा कर पाते हैं। सही है। अरबी लिखने की सलाहियत पैदा नहीं कर पाते हैं। कोई एक ऐसा फ़न नहीं है जिस फ़न में आप उनको माहिर बना पाते हैं। इसलिए ये जो कहा जाता है कि मदारिस का मकसद ही फौत हो जाएगा, भाई मदारिस कायम किए गए थे कि यहाँ से हलाल रिज़्क़ का दर्स दिया जाए, हाँ। सूद के सिस्टम को ख़त्म करने पर जो है ज़रबकारी लगाई जाए। आप बताएं कि कितने सरकारी मदारिस हैं जहाँ पे हलाल रिज़्क़ का एहतमाम किया जाता है? तो बहाली शुरू होती है रिश्वत के दुकान, या फिर ये कि वहाँ पे सूद के ख़िलाफ़ जो है अमल किया जाता है, हाँ। ये इंतहाई अफसोस की बात है और बेहद शर्म की बात है कि मदारिस के क़याम का मकसद सूदी निज़ाम को कंडेम करना, हराम खोरी को के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ जो है कदम उठाना, और रिश्वत के खिलाफ जो है एक तरह से समझिए कि शमशीर बरहना बनना। लेकिन हम तो उसमें रिश्वत खोरी में इजाफा करते हैं, जी हाँ, सूद खोरी में इजाफा कर रहे हैं। हराम खोरी का जो है एक तरह से सिलसिला ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दिया है। पूरी इंडस्ट्री आबाद करती है, पूरी इंडस्ट्री आबाद है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मदारिस के ज़िम्मेदारान को गौर करना होगा कि क्या सचमुच जिस मकसद के तहत दीनी इदारे कायम किए जाते हैं उन मकासद के पेश नज़र तालीम दी जाती है या तरबियत की जाती है, या वहाँ के असातिज़ा उन पर अमल करते हैं। सही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन है जी, ये कौलो फेल का तज़ाद है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात तुम क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ईमानदारी, वफ़ादारी, शफ़ाफ़ियत, खुददारी, और हम एक ऐसी लाइफ गुजारने की कोशिश करें जो हमारी औलाद के लिए भी लायक तक़लीद हो, और हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए भी लायक तक़लीद हो, और हमारे मुआशरे और समाज के लिए भी लायक तक़लीद हो। डॉक्टर साहब, जो मदरसे के लोगों पे जो आपने एक तीखा, उनके किरदार पे, रवैये पे जो आपने एक तीखा सवाल खड़ा किया, इससे एक जुड़ी हुई बात है कि कहा जाता है कि
हमारे जो असलाफ़ की जो रवायत है माजी में कि उलमा बाज़ाब्ता फ़राग़त के बाद अमली ज़िंदगी में जाने से क़बल कुछ दिनों ख़ानक़ाहों में तरबियत अपनी लिया करते थे, तो क्या ऐसा वाकई है? और आज जो ये कमी आई है और बजाय इसके कि ख़ानक़ाहों से तरबियत लेंगे, आज एक मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से ख़ानक़ाहों और मदरसों के दरमियान जैसे कि एक महाभारत नियम शुरू हो रहा है। इस फ़ज़ा के बारे में और इसके नुक़सानात के बारे में क्या फरमाएंगे आप? देखिए, जब से ख़ानक़ाही निज़ाम हमारे भारत में कमज़ोर हुआ है जी, समाजी ताना बाना बहुत ही तितर बितर हो गया है। जी हाँ, एक तरह से कहिए कि मुंतशिर होता जा रहा है। जी हाँ, जब तक हमारे सूफिया किराम और सूफ़ी संत, जिसमें मुसलमान भी हैं, अपने बिरादरान वतन के भी लोग हैं, वो जब तक मिलजुल करके समाज में शांति के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, उख़ुवत के लिए, भाईचारा के लिए काम करते थे, उस वक्त तक हम एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते थे। हाँ। तो जो ख़ानक़ाही निज़ाम था, मैं तो यहाँ आकर के बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो ये ख़ानक़ा आरफिया जी, जहाँ मैं बैठ कर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, यहाँ ख़ानक़ाही निज़ाम का एक समझिए कि मैं अपनी निगाहों से इसका जो है दीदार कर रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ। पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इस तरह की ख़ानक़ाह है कहाँ? सही है, ये भी सवाल सही है। अब जितनी खानकाहें हैं वो खानकाहें आम तौर पर किसी न किसी बुज़ुर्ग के मज़ारात और आरास वग़ैरह के रसूम और तकरीबात वग़ैरह पे मुंतकिल हो गई हैं। बस दरगाहें बच गई हैं, खानकाहों का निज़ाम चरमरा गया है। बिल्कुल सही है। और अगर ये ख़ानक़ा आरफिया, अगर ख़ानक़ाही निज़ाम को आगे बढ़ाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है तो ये लायक़ सताइश है। और जो लोग ख़ानक़ाही निज़ाम को डेवलप करना चाहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर के यहाँ कुछ दिन तरबियत हासिल करें। क्या बात है। और जब यहाँ से तरबियत हासिल कर लेंगे और तरबियत याफ्ता हो जाएंगे तो उन्हें अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर वो अपने अपने इलाके में जाकर के किस तरह से खानकाहें कायम कर सकते हैं। आप अपने आप में एक खानकाह है। जी हाँ, जी हाँ। एक इंसान अपने आप में, एक जो प्रोफेसर होता है, वो प्रोफेसर समझिए कि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी के मानिंद होता है। एक मतलब ये कि एक तालीम याफ्ता इंसान, वो एक उसकी पर्सनालिटी जो होती है वो सिर्फ एक इंसान की पर्सनालिटी नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज की नुमाइंदगी एक इंसान, बल्कि पूरे देश की नुमाइंदगी भी कभी कभी इंसान करना शुरू कर देता है। तो आप खानकाही निज़ाम से, अगर आप खानकाही हैं तो अगर आप चलते हैं तो आपका चलना भी खानकाही होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो आपका बोलना भी खानकाही होना चाहिए। अगर आप किरदार के मैदान में जाते हैं तो वो भी खानकाही होना चाहिए। और आपकी पूरी ज़िंदगी, यानी ये कि खलवत व जलवत दोनों ज़िंदगी आपकी जो है खानकाही अगर होती है तो आप अपने आप में खानकाह हैं। वाह। आप जहाँ जाएंगे एक खानका चलती हुई चली जाएगी, आपके साथ रहेगी। वाह। मैं अक्सर व बेशतर ये शेर पढ़ता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, आपकी शक्ल सूरत को देख करके खलाइक का मेला लग जाएगा और खानका सज जाएगी। आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आप खानका से जुड़े हुए हैं। आपकी गुफ्तगू से इस तरह से फूल झड़ेंगे कि लोग आपसे, आपकी गुफ्तगू को सुनने के लिए तरसने लगेंगे। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक सियासी सवाल है कि अभी हमारे जो वज़ीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मदारिस के सर्वे की बात की है और सर्वे हो रहा है। इस पर हर तरह के अलग अलग तबसरे आ रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो सर्वे की बात हुई है, मदारिस के ज़िम्मेदारान को चाहिए, ये मदारिस के ज़िम्मेदारान के लिए बेहतरीन मौका है कि वो ख़ुद एहतसाबी करें। वाह।
अपने निज़ाम को दुरुस्त करें जी, डॉक्यूमेंट के लेवल पे भी अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। जाहिर है कि अगर आप सही हैं जी, तो डरने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत। आप मतलब ये कि आप इस देश में रहते हैं तो कानून पर अमल करना है। अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं तो यूनिवर्सिटी के कानून को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम देश में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, रियासत में रहते हैं तो यहाँ के कवानीन पर हमको अमल करना होगा। सच है। हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह होनी चाहिए। जी हाँ, हमारा निजाम खुली किताब की तरह होना चाहिए। हाँ भाई, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप आइए, सर्वे करने की क्या जरूरत है, आप आइए और आप पूछिए, मैं सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब आपका कागज ठीक हो, आपकी डायरी ठीक हो, आपका रजिस्टर ठीक हो, आपका हिसाब किताब ठीक हो, आपने जो है गैर कानूनी कोई काम ना किया हो, आपने गैर कानूनी तौर पर जो है कुछ चीज़ें जो है हासिल करने की कोशिश न की हो, आप फर्जी तौर पर इदारा न चला रहे हों, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। सही है, सही है। डॉक्टर साहब, हमने तो अभी आपको सहरसा से लेकर अशरफिया लाए और भी मदरसों में हम लोग टहल रहे हैं। अशरफिया के बाद आपकी तालीमी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ी? मैंने जैसा कि तज़किरा किया कि जब मैं अलजमात अशरफिया से फ़ारिग हुआ तो बहुत सारे ऑफ़र आए कि हमारे यहाँ आ जाइए, शेखुल हदीस हो जाइए। मैं चला भी जाता, कहीं सरकारी नौकर हो जाता, लेकिन जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं आप पहुँच पाता। जब मैं यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा तो जाहिर है कि दिल्ली में एक इदारा है जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिसके बानी हैं हमारे हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान। वहाँ मैंने 2 साल तालीम हासिल की और वहाँ से समझिए कि एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ के मैदान में जाने का एक रास्ता खुला। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA MPhil और PhD की, एडवांस डिप्लोमा इन जर्नलिज़म मैंने JNU से किया। ये जाहिर है कि मदरसा से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना जाहिर है कि आम तलबा के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो तलबा जो मदारिस में अच्छी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के आदी हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के मैदान में उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जाहिर है कि वो अरबी ज़बान में आगे बढ़ सकते हैं, उर्दू में आगे बढ़ सकते हैं, पर्शियन में आगे बढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में, तारीख़ में आगे बढ़ सकते हैं, सोशल साइंस में आगे बढ़ सकते हैं। साइंस में के अलग अलग उसमें अगर नहीं जा सकते हैं तो आप इल्म तिब में आगे बढ़ सकते हैं, आप BUMS में जा सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आप मीडिया के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बहुत सारे शोबाजात खुले हुए हैं मदारिस के लिए जहाँ आप जा सकते हैं। और अब तो रियासती सतह पर भी और कौमी सतह पर भी बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ने मदारिस के सर्टिफिकेट को मंजूरी दे दी है, तो अब वो परेशानी भी नहीं रही। और आप जाते हैं तो अब सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वेबसाइट पे मौजूद हैं। यहाँ तक कि मदारिस के फ़ारिग़ीन BHU में भी जाते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं और उन्हें देश और विदेश में उनको रिकग्निशन मिलता है। इसी तरह से अलग अलग JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपके मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अलग अलग जगह यूनिवर्सिटी में मदारिस के तलबा जा रहे हैं और यकीनी तौर पे जाना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के मैदान में जाते हैं तो जाहिर है कि आप और वहाँ जाकर के खूब मेहनत करते हैं, दिलजमी के साथ काम करते हैं और पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 8 साल मदरसे में फारिग होकर के फिर वहीं जा कर के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चूँकि आप दुनिया को समझ लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर चुके होते हैं, आपका जहन पूरी तरह वसी हो चुका होता है और आपके सामने दुनिया की चीज़ें जो है एक खुली किताब की तरह सामने आ जाती है। अब जब आप जाकर के अमली दुनिया में अगर वहीं जाकर के मदारिस में जाकर के काम करते हैं तो आपके काम करने का तरीका अलग होता है। जी, जैसे आप जाहिर है कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD करके यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब से आए हैं तो एक नुमाया तब्दीली नज़र आ रही है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है कि दूसरे लोग हैं तो उनके ताउन से ही आप काम कर पा रहे हैं, लेकिन ये कि उनसे सब मिलकर के ही टीम वर्क होता है, इसमें टीम वर्क है। लेकिन ये कि वो तजर्बा यकीनी तौर पर काम कर रहा है जो आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तालीम हासिल करके जो तजर्बा हासिल किया, या ये कि आप वहाँ अलग अलग लोगों से मिल करके अलग अलग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वगैरह में जा कर के जो चीज़ें आपने सीखने की कोशिश की वो यहाँ पर आप नाफिज करते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हमने वहाँ जाके सीखी
आज हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। तो हमारे बच्चों और को ये एक मिसाल ये भी है कि मैं आपके दरमियान बैठ करके गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटा सा लेक्चर भी दिया है, तो जाहिर है कि यूनिवर्सिटीज़ के लोग आपके दरमियान आ रहे हैं, वो सिर्फ वो जो खला था, खलीज थी, उसको हम लोग पाटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक काउंसलिंग है एक तरह। जी हाँ, जी हाँ। आप बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आप दुनिया आपके लिए तंग नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। मर्दाने जफाकश के लिए दुनिया कभी तंग नहीं है, कभी तंग। और अगर आप मेहनत करते हैं तो करियर आपका बहुत ब्राइट है। डॉक्टर साहब, जो आपकी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसमें भी आपका बड़ा वसी तजर्बा रहा है, तवील तजर्बा रहा है। कुछ अपने कीमती तजर्बात शेयर करें हमारे नाजरीन से, ख़ास तौर पे जो हमारे मदारिस के नए तलबा हैं, नए फ़ारिक़ीन हैं, उनके लिए क्या काम की बातें हैं आपकी ज़िंदगी में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। मैं यकीनी तौर पर मेरे जहन में ये बात सहाफ़त वाली नहीं थी, जबकि मैंने 16 साल एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने गुजारे हैं। 16 साल गुजारे हैं। 16 साल। मैंने अपने करियर की शुरुआत रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से की, जिस वक्त रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा अपने उरूज पर था। जी हाँ। ग्रेजुएशन करते ही मुझे मुलाजमत की ज़रूरत थी और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में वैकेंसी आई और मैं गया टेस्ट देने के लिए। टेस्ट में पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, मेरी मुलाजमत लग गई। जी। लिखने पढ़ने का शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन बाज़ाब्ता एक मीडिया हाउस में मुलाजमत मिल जाने की वजह से सहाफ़ी बनने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। माशाअल्लाह। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब मेहनत की और बहुत कम दिनों में मैं वहाँ पे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में जो अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो ज़िम्मेदारियाँ मुझे दी गई। जैसे उस वक्त उसका दस्तावेज़ निकलता था जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, जिसमें हर फ़न के माहिरीन का इंटरव्यू लिया जाता था और हर हफ्ते किसी एक टॉपिक पर कोई एक दस्तावेज़ तैयार करना होता था। या ये कि उस ज़माने में जो आलमी सहारा निकलता था तो कुछ दिनों उसका इंचार्ज के तौर पे भी मैंने काम किया। एडिटोरियल पेज की ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मे थी, इंटरनेशनल पेज भी हमने बहुत सारे दिन तक उसकी ज़िम्मेदारी भी अदा की। तो अगर आप मेहनत करते हैं अपनी फील्ड में जा कर के, फिर वहाँ पे हमने कॉलम निगारी का भी सिलसिला शुरू किया। वहाँ काम करते हुए एक जो प्रोफेशनल जो कोर्स होता है वो कोर्स भी हमने किया। इस तरह से सहाफ़ती ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते गए। फिर तकरीबन 6 साल काम करने के बाद हम वहाँ से फिर माहिनूर के एडिटर हो गए। वहाँ कुछ चंद बरसों तक काम किया। फिर रोज़नामा हमारा समाज जब निकला तो वहाँ मैं एडिटर के तौर पर मैंने चंद बरस काम किया। इनकलाब जब शुमाली हिंद से निकलने लगा तो मैं रेजिडेंट एडिटर के तौर पे मुझे वहाँ पे जगह मिली जी। उस दरमियान हमने देखा कि यहाँ पे हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब एकेडमिक काम करना चाहिए। अच्छा। तो वहाँ रहते हुए हमने जैसे सफ़ा साजी की तकनीक, हमने एक रिसर्च पेपर तैयार किया। तो आज की तारीख, आज तक किसी ने भी इस टॉपिक पे नहीं लिखा है सिवाय मेरे। अच्छा। कि अखबार की बेहतरीन सफ़ा साजी किस तरह से की जा सकती है, कितने अल्फाज पर मुश्तमिल सुर्खी होनी चाहिए, अगर एक कॉलम ख़बर है तो सुर्खी के अल्फाज कितने होने चाहिए, 2 कॉलमी ख़बर है तो सुर्खी के अल्फाज कितने होने चाहिए, 3 कॉलमी ख़बर की सुर्खी के अल्फाज कितने होने चाहिए, अगर लीड ख़बर हम बना रहे हैं तो उस ख़बर में कितने अल्फाज आएंगे, उसका फ़ॉन्ट कितना रहेगा, या ये कि हम सुर्खियों को कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फ़ोटो हम किस तरह से तस्वीर सफ़ा पर ये करेंगे, सफ़ा किस तरह से खूबसूरत बन सकता है। तो जब आप खूबसूरत तकनीक के साथ आप सफ़ा साजी करते हैं तो अखबार खूबसूरत होता है, और जब अखबार खूबसूरत होगा तो जाहिर है कि क़ारिईन की तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल होगी। जी। तो हमने उस पर काम किया। इसी तरह से हमने उसी टॉपिक पे एमफिल और रिसर्च का भी काम किया। तो उर्दू सहाफ़त आज़ादी के बाद मेरी किताब भी छप करके आ गई है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल है। मैं रेगुलर उसको अपडेट कर रहा हूँ, और अब जो चीज़ें उसमें आ रही हैं, जैसे सफ़ा साजी की तकनीक के बाद के साथ साथ अदब और सहाफ़त का जो रिश्ता है, उस पर भी हमने रिसर्च पेपर तैयार किया। सहाफ़त और अमन आलम, या ये कि देश की आज़ादी में सहाफ़त का क्या किरदार रहा है, या ये कि तहरीक आज़ादी में सहाफ़त का क्या, उर्दू सहाफ़त का क्या किरदार रहा है।
तो 1822 से लेकर के जामे जहां नुमा से लेकर के सन 2000 तक की पूरी हिस्ट्री हमने उस पर मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो किताब छप करके आ गई हिंदू पाक दोनों जगह से। तो सहाफ़त का मैदान बहुत ही वसी है। मदारिस के तलबा बहुत आसानी से थोड़ी मेहनत करके, कोर्स करके और बिना कोर्स किए भी सहाफ़त के मैदान में जा सकते हैं। ज़बान उनकी अच्छी है तो उर्दू अखबार में जाएं, हिंदी में जाएं, इंग्लिश में भी जा सकते हैं और अपना करियर वहाँ पे बना सकते हैं। और यकीनी तौर पर उनको जाना चाहिए, और अगर वो प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं बनते हैं तो कॉलम निगार ही बन सकते हैं। सही है, कॉलम लिख सकते हैं। अगर आपके अंदर लिखने की तकनीक आ जाती है, अच्छा, तो आप समझिए कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि किसी अखबार में भी काम कर सकते हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। जी हाँ। आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप इस वक्त जो न्यूज़ एजेंसी UNI के अलावा उर्दू में कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं है। फीचर की एजेंसी होती है, उसकी भी उर्दू में कोई एजेंसी नहीं है। तो अगर हमारे उलमाए किराम चंद अफराद मिलकर के अगर कोई एजेंसी बनाते हैं जिसमें मज़ामीन मवाद की शक्ल में अखबारात को दें, तो वो एक समझिए कि एक अपना असेट बना सकते हैं और उसमें अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी में अपने अखबारात निकाल सकते हैं, अपना जर्नल्स निकाल सकते हैं, और अब तो न्यू मीडिया की वजह से और भी ज़्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं। ई पेपर निकालें, वो ई पेपर में बहुत ज़्यादा आपका खर्च भी नहीं होता है, लेकिन अर्निंग आपकी ठीक ठाक हो जाती है। आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है आप सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे मैदान हैं जिस पर बहुत ज़्यादा खुलकर बहस करने की ज़रूरत है, और हमारे अगर मदारिस के तलबा अगर इस तरफ तवज्जो दें तो एक बहुत बड़ा मैदान है। और इसमें सहाफ़त के मैदान में मीडिया में सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं जहां वो अपना करियर बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मौलाना अफजल मिसबाही, सहाफ़ी अफजल मिसबाही, डॉक्टर अफजल मिसबाही, और अब डॉक्टर अफजल मिसबाही असिस्टेंट प्रोफेसर। इस लंबे सफ़र में आप इस मकाम पे आज जो हैं, आज कैसा महसूस करते हैं, और आज का तजर्बा माजी के तजर्बे से किस कदर मुख्तलिफ है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का एहसान है कि मैं आज जो महसूस कर रहा हूँ या मैं जहाँ पे हूँ, जाहिर है कि मेहनत, जद्दोजहद, ईमानदारी और अल्लाह का बेपनाह एहसान, बुज़ुर्गों की दुआएं, वालिदैन करीमैन की दुआएं, भाइयों की शफ़क़त, मोहब्बत, हौसला अफ़ज़ाई, उनकी बुनियाद पर आज हम इस मकाम पर हैं। ज़ाहिर है कि आप महसूस कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा फ़र्क है कल के मिसबाही में और आज के अफजल मिसबाही में। और आप दुआ फरमाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक वर्क कर सकें, तालीम के मैदान में एक नुमाया काम कर सकें, समाज के को हम कुछ देने में बल्कि बहुत कुछ देने में कामयाब हो सकें। मुसलमानों में मुस्लिम बच्चियों की तालीम की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, तो हम ओवरऑल महिलाओं की तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकें, मुस्लिम बच्चियां भी तालीम के मैदान में आगे आएँ और वो भी आगे बढ़ें। तो जाहिर है कि जब बच्चियां आगे बढ़ेंगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा घर आगे बढ़ेगा, और हम उसी वक्त और भी ज़्यादा कामयाब कर सकते हैं जब पहले से ज़्यादा हम और मेहनत करेंगे। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे, आप भी दुआ फरमाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मैदान में, एकेडमिक मैदान में हम काम कर सकें और मज़बूत काम कर सकें, निसाब की किताबें लिख सकें, रिसर्च का काम कर सकें, रिसर्च का काम करा सकें, रिसर्च के मैदान में, तहक़ीक़ के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें, और स्टूडेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे तजर्बात हैं या हमारे नॉलेज हैं या हमारी तालीम है या हमारी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को दे सकें, अपनी बच्चियों को दे सकें। ये मेरी कोशिश है और इस पर मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ और 24 घंटे मैं इस सिलसिले में सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एकेडमिक लाइफ में और एकेडमिक दुनिया में ही हम अपनी ज़िंदगी बसर करें।
किताबों के साथ हमारी ज़िंदगी रहे, लिखने पढ़ने से हमारा ताल्लुक़ रहे, हम अपने बच्चों में लिखने पढ़ने की सलाहियत पैदा कर सकें, वो किस तरह से लिखने के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, अच्छे ख़तीब बन सकते हैं, अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, उनकी किरदार साजी अच्छी तरह हो सकती है। मुसलसल उस पर काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करूँ ताकि गुफ्तार और किरदार में यकसानियत बाकी रहे। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारी ज़ुबानों का, बहुत सारी सकाफ़तों और तहज़ीबों का मुल्क है। ये गंगा जमुनी तहज़ीब का मुल्क है, ये सूफ़ी संतों का मुल्क है, ये प्रेम और भाईचारे और मोहब्बत का मुल्क है, ये हिंदुओं और मुसलमानों का मुल्क है जिससे हम बनता है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ अशरों से जो हमारा समाज जो है, समाज की मोहब्बत में कहीं ना कहीं जो कमी आई है, कहीं ना कहीं दूरियां जो पैदा हो रही हैं, इसके नतीजे में लोग जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं, अलीगढ़ वाली, तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदू जो समाज है वो घबराता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम का नाम सुनते हुए घबराता है। लेकिन बहुत सारे हिंदू हमारे दोस्त हैं जो जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल जाता है और बाहर से जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो बाहर से देख रहे होते हैं, जब वो अंदर में जाते हैं तो उनका तस्वुर बदल जाता है। ठीक इसी तरह मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस अनकॉन्शियस में जो है ये बात जमी हुई है कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तो हिंदू यूनिवर्सिटी है। आप पिछले कई सालों से उसमें तदरीस के फ़राइज़ और टीचिंग के फ़राइज़ आप अंजाम दे रहे हैं। आप वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पे कैसे महसूस करते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की क्या जो इल्मी और तदरीसी और टीचिंग का जो एक माहौल है, फ़ज़ा है, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो ज्ञान का एक मंदिर बनाया है जी, वो अपने आप में इल्म का एक समुंदर है, इल्म की एक दुनिया बसी हुई है। क्या बात है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि जिस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी थी, तो उस वक्त महामना मदन मोहन मालवीय जी ने उर्दू, अरबी और फ़ारसी डिपार्टमेंट को भी साथ में कायम किया था। अच्छा। आज भी आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखेंगे तो उनका जो मैसेज है, वो मैसेज गंगा जमनी तहज़ीब और देश के हिंदू, मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोगों को एक साथ बढ़ाने की तहज़ीब है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो आपने बात की, या ये कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात की, या ये कि हिंदू और मुसलमानों में जो दूरियों की बात की है, ये असल में इस सिलसिले में बहुत ही तफसीली बहस की ज़रूरत है। और मैंने जैसा कि कहा कि जब से जो खानकाही निज़ाम है या सूफ़ी संतों का निज़ाम है, या ये कि हमारे मुस्लिम सूफ़ी या हिंदू संत जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, वो निज़ाम जब से कमज़ोर हुआ है तो हमारे दरमियान दूरियां बढ़ी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ एक बेहतरीन माहौल नज़र आया और बेहतरीन माहौल में मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ। वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे जितने भी भाई बहन वहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और हर सतह पे वो उनकी मदद हासिल है और हम उर्दू जो सेक्शन को हम आगे बढ़ाने में कामयाब हैं। आपको ये हैरानी होगी ये जानकर कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, लेकिन हमारे यहाँ 90% हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारी जो तालिबात हैं, जो छात्राएं हैं, नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता है, धर्मों को भाषाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो उर्दू ज़बान एक तहज़ीब है और उर्दू ज़बान में गंगा जमनी तहज़ीब बसती है। उर्दू ज़बान बहुत ही मीठी ज़बान है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो उर्दू का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे
7-8 फैकल्टी हैं और मैं महिला सेक्शन में वहाँ पे 2 फैकल्टी अभी हैं माशाल्लाह। तो एक उर्दू का एक समझिए कि मुतवस्सित या मिडिल डिपार्टमेंट वहाँ पे 8-10 लोगों फैकल्टी मेंबर का है, जो यकीनी तौर पर एक अच्छी खासी तादाद है। किसी लेवल पर भी मैं ये महसूस नहीं करता कि जैसा कि आपने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर या इसकी बुनियाद पर, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का कोऑपरेशन हासिल है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपने कहा कि अगर हमारे हिंदू भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं तो उनका कंसेप्ट बदल जाता है। मैं शुरू से ही जानता था कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उर्दू, अरबी और पर्शियन के डिपार्टमेंट हैं और बड़ी तादाद में जाहिर है कि हर मज़हब के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तलबा भी हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए वहाँ पे शजरे ममनुआ है, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हमने वहाँ मुस्लिम तलबा को बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करते हुए देखा है, बल्कि कई एक स्टूडेंट है जो उन्होंने वहीं तालीम हासिल की और वहीं उनकी नौकरी लग गई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप देखिए कि आप कैसे कह सकते हैं, इसलिए जब तक आप सुनीदा कह बोवत मानिंद दीदा, अगर कोई कहे कि भाई आप कौवा आपका कान लेकर के जा रहा है तो आप कौवा को नहीं देख करके अपने कान को देखिए कि कान आपका है कि नहीं है। तो दुनिया क्या कहती है, मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाले तो लोग इस समाज में है ही। और आपको मैं बताऊं कि जो निगेटिव मैसेज होता है वो बहुत आसानी से कन्वे हो जाता है, और जो पॉजिटिव मैसेज होता है, जो मुस्बत पैगाम होता है, वो बहुत ही धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। लेकिन पहुंचता ज़रूर है। तो जो आप हम की बात की, हिंदू और मुसलमान की बात की, ये हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं। हाँ। और जाहिर है कि देश की तरक्की में दोनों का बड़ा किरदार है, और देश उसी वक्त मजबूत रहेगा और उसी वक्त तरक्की करेगा जब ये दोनों भाई भाई बन करके एक साथ मिल करके देश को तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आज से 700 साल पहले सब्ज़वार ईरान से एक बुज़ुर्ग आते हैं, सैयद मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह। वो यहाँ पे क़याम करते हैं इस ज़मीन पे, और फिर इस वीराने पे बल्कि आके उन्होंने कदम रखा। उनके कदम की बरकत से लोग चारों तरफ से उनके पास आने लगे। जाहिर से बद दरवेश थे, सूफ़ी संत थे, चारों तरफ से लोग उनके पास जमा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता एक अंजुमन सजी, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो एक वीराना था यहाँ पे एक आबादी कायम हो गई, और उन्हीं बुज़ुर्ग के नाम से सैयद मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से सैयद सरामा की बस्ती यहाँ पे आबाद हो गई। जो ये सोहरवर्दी बुज़ुर्ग थे, सिलसिले सोहरवर्दिया से थे। पिछले 150 साल से यहाँ पे सिलसिला मिनाइया सफ़विया, जो सफ़ीपुर शरीफ का जो सिलसिला है, जहाँ से मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फैज़याब हुए हैं, वहाँ की एक शाख यहाँ कायम होती है, चिश्ती खानकाह कायम होती है। आज 150 साल होने को हैं। यहाँ पे जो रुश्द व हिदायत का काम है, अवाम की इस्लाह का काम है, मोहब्बत और भाईचारे का काम है, ये काम पिछले 150 साल से एक खानकाह कर रही है अपने हल्के में। चूँकि सूफिया का एक अपना निज़ाम था कि हर सूफ़ी अपने हल्के में काम करता था। लेकिन पिछले 20-25 सालों से, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा आया, तो और जब से हमारे जो मौजूदा साहिब सज्जादा हैं, इन्होंने मदरसे की तरफ रुख किया। यहाँ इससे पहले मदरसा नहीं था, मदरसा बनाया खानकाह आरिफिया में, और उलमाए एक आम शोहरत हुई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में शायद इल्मी और दीनी हल्के में शायद कोई काबिल ज़िक्र फ़र्द हो जो खानकाह आरिफिया और जामिया आरिफिया को किसी भी हवाले से न जानता हो। इस शोहरत में जो लोग इसका ज़िक्र करते हैं, कुछ ज़िक्र खैर भी करते हैं, कुछ लोगों की गलतफहमियाँ भी हैं। आपने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी यहाँ आने से पहले, कुछ चीज़ें महसूस की होंगी आने के बाद। आपकी जो मालूमात है खानकाह आरिफिया के हवाले से यहाँ आने से पहले और आने के बाद, क्या आप उसमें कोई तब्दीली महसूस करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये खानकाह है, और ये यहाँ जो खानकाही निज़ाम जो मैंने अपनी निगाहों से देखा वो मुनफरिद है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जाहिर है कि खानकाहों की तरफ वही लोग आते हैं जो परेशान हाल होते हैं।
तो अगर किसी की परेशानियों का मदावा यहाँ होता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जहाँ तक सवाल है मुखालफत की, तो देखिए मुखालफत तो होती रहेगी। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या बात है। तो अल्लामा इकबाल ने जो ये कहा था कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच है। और आपने मदरसा का, यहाँ पे मदरसे का क़याम हुआ, तालीम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ तवज्जो दी, या कुरान करीम में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो अगर यहाँ के साहिब सज्जादा ने अगर इल्म की तरफ कदम आगे बढ़ाया तो लायक तहसीन है, लायक मुबारकबाद हैं। वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो वो अपना मुहासबा उनको करना चाहिए, और इसका हिसाब तो कल क़यामत में देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, असल फैसला तो वहाँ होना है। असल फैसला वही होना है कि आप बिना तहक़ीक़ किए हुए, सूरत हाल को अच्छी तरह से समझे बग़ैर, हकीकत हाल को जाने बग़ैर, सुनी सुनाई बातों पर जो है ये करते हुए आप अगर किसी तरह का तबसरा करते हैं या मुखालफत करते हैं तो फिर आप को खुद मुहासबा आपको करना होगा अपना। और आपको अपने गिरबान में झांकना होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं जी। बाकी आप काम करते जाइए, खानकाह की तरफ से जो काम हो रहा है वो अपने आप में यूनिक है। आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इंटरव्यू जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाली कदम काम है, खुद काम है, ये काम है जी। ये समाज को जोड़ने वाला काम है जी। ये यहाँ से हम जो है तालीम की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम देश को तरक्की याफ्ता बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को बेहतरीन कल्चर देने की बात कर रहे हैं, हम अच्छे से अच्छे इदारे की बात कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम जामा मिल्लिया इस्लामिया की हम बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे हमने ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की हमने बात की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें हो रही है। और तालीम के मैदान में हम अपने देश को आगे बढ़ाने की गुफ्तगू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खानक़ाह आरफिया में आपने जिसकी बुनियाद रखी है। या यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, उलमा किराम भी आ रहे हैं, तलबा भी आ रहे हैं, अवामुन नास का भी मेला लगा रहता है। तो मुझे एक शेर याद आता है कि उनका पता न पूछो, आगे बढ़े चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। वाह वाह वाह। तो ये यहाँ पे सैयद सरावा में जो मेला लगा हुआ है, जहाँ उलमा भी हैं, अवाम भी हैं, हिंदू मुस्लिम सब हैं, परेशान हाल भी हैं, खुशहाल भी हैं, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर तरफ तालीम का माहौल है, एक सूफियाना माहौल है, सूफी संतों का एक अमन का माहौल है। यही माहौल तो पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पूरे देश में यही, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में यही माहौल चाहिए। पूरी दुनिया को चाहिए। मोहब्बत ही तो गई है, बाकी सारी चीजें तो नहीं। अमन का पैगाम अगर आप इस पे काम कर रहे हैं, तालीम पे काम कर रहे हैं, तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआएं करते हैं। और जो लोग मुखालफत करते हैं उनको अपना काम करने दीजिए, उनको उसी की तौफीक मिली है तो हम क्या कर सकते हैं बेचारे। डॉक्टर साहब, खानकाह आरिफिया के कैंपस में जामिया आरिफिया है और इसी के अंदर आप अल-एहसान मीडिया के ऑफिस में बैठे हैं। सुबह आपने जामिया आरिफिया की जो लाइब्रेरी है उसमें आपका बड़ा शानदार इस्लामिक मीडिया के मौजू पे ख़िताब हुआ। आपने यहाँ के तलबा से मुलाकात की, असातिज़ा से मुलाकात की और रहन सहन सारी चीज़ें आपने देखी। हम लोग जामिया को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए कोई मशवरा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि यहाँ पे जो अभी सिस्टम आपके यहाँ है, या जो लाइब्रेरी है, या जो आपका इदारा है, वो अपने आप में बहुत मुनज़्ज़म है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम बजट में, महदूद वसाइल में जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कि हम बहुत तवक्को नहीं कर सकते हैं जी। आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें आप जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जहाँ दीदा हैं, जैसी जैसी ज़रूरत आपको महसूस होगी आप उसमें करते रहेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। जिस नहज पे आप काम कर रहे हैं, इसी पे दिलजमी के साथ, पूरे सिस्टम के साथ उसी तरह से काम करते रहें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे।
बाकी ये कि जो एक्सचेंज तौसीई खुतबात हैं, ज़ाहिर है कि वो तलबा के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अलग अलग फ़ील्ड के लोग अगर यहाँ पे आते हैं और तौसीई खुतबा देते हैं तो उसका अपना एक फ़ायदा है। अगर जैसे ये आपका ये अल एहसान ऑफ़िस में हम बैठे हुए हैं, आपका रिसाला भी निकलता है, ये स्टूडियो भी माशाल्लाह बहुत मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पैरास्ता ये स्टूडियो है माशाल्लाह। तो जाहिर है कि इसके अपने फ़वाइद हैं जी। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में इसका जो है इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं, न देश के लिए काम कर सकते हैं, न समाज के लिए, न तालीम के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए कोई फ़ाइनल पैगाम, आपका कोई मैसेज? ज़ाहिर है कि आपके ऑडियंस में बेशतर इस खानका से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको जिस अज़ीम शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है आप उनके पैगामात पे अमल करें और ज़ाहिर है कि जो रास्ता वो आपको दिखाएंगे वो यकीनी तौर पर दुनिया के लिए भी और दीन के लिए भी बहुत ही मुफीद होगा, आपके घर वालों के लिए, आपके समाज के लिए, पूरे देश के लिए मुफीद होगा। तो उनकी तालीमात पर आप अमल करें और आप जहाँ हैं वहाँ यहाँ जो आप सीख करके जाते हैं तो अपने अपने हलक़े में वहाँ पर इसी तरह की चीज़ों को आम करने की कोशिश करें और छोटा ही मतलब ये कि एक चिराग जलाने की वहाँ पर कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह चिराग से चिराग जलते रहेंगे तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में रोशनी फैलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हज़रत तो महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर कांटों के बदले कांटे बोए जाएंगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। सूफ़ी संतों का तरीक़ा रहा है कि वो कांटों के बदले फूल उगाते हैं। तो आपको यहाँ जो फूल उगाने का मैसेज और पैगाम मिल रहा है, उस पैगाम को आप अपने अपने इलाके में, पूरे देश के कोने कोने में उस पैगाम मोहब्बत को आप आम करें और फैलाएं और ये महदूद ना करें कि मुसलमानों के लिए या किसी ज़ात के लिए या बल्कि इसको आम कर दें, सबके लिए आम कर दें और देखें कि जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों में आप शामिल होने की, उनके दर्द का मदावा करने की, आप तो हाथ उठा करके दुआ ही कर देते हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप चंद जुमले उनके दिल को तसल्ली देने के लिए अगर आप चंद जुमले बोल देते हैं तो कभी कभी यही अक्सीर का काम कर देते हैं जुमले। आप मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर लेते हैं तो यही अपने आप में बहुत बड़ी नेकी है। तो आपको यहाँ पर मुस्कुरा कर गुफ्तगू करने का मैसेज मिलता है, आपको मोहब्बत का पैगाम आम करने का मैसेज मिलता है, आपको समाज की खिदमत के लिए काम करने का मैसेज यहाँ से मिलता है। तो जो पैगामात आपको यहाँ से मिल रहे हैं उन पैगामात को आप आम करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, कीमती बातें बताई, आप तशरीफ़ लाए, आपने लेक्चर्स के ज़रिए मालूमात फ़राहम की, इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई। इन तमाम बातों के लिए बेपनाह शुक्रिया आपका। मैं भी आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और शेखुल इस्लाम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक यहाँ पे महफ़िल सजाई है, आप जैसे लोगों को यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है काम करने का। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इसका मौका दिया और इंशाअल्लाह हमारी तरह और भी लोग यहाँ आते रहेंगे और अपने अपने पैगाम से नवाजते रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को, इस खानका को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हमने डॉक्टर अफजल मिसबाही साहब के साथ काफ़ी बातें की, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, तहज़ीब व सक़ाफ़त के हवाले से, मुल्क को तरक्की कैसी दी जाए इसके हवाले से, सूफ़ियों और संतों की तहज़ीबों के हवाले से, भाईचारे के फ़रोग़ के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और मदारिस के तलबा अपने कैरियर को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। तो इन तमाम मौज़ूआत पे हमने बातें की। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें पसंद आएगी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर एक नए मेहमान, एक नए आलिम, एक नए स्कॉलर के साथ आपके रूबरू होंगे। जब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to Al Ehsan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.